जय हिंद। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि सिंधु, झेलम और जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है। तो इस चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे और जो हमारे नदी पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और निरंतर रूप से अपने सेट को उठा करके उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी देखते रहेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा और वीडियो को यदि अच्छा लगे, आपके दिल में यदि चुभ जाए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि हाँ मेरे मेरे को वीडियो अच्छी लगी। तो मैं आप सबों को आज जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी, झेलम नदी और किसके बारे में, सिंधु नदी के बारे में बात करूंगा। तो ये भारत की प्रमुख 3 सबसे लंबी नदियां हैं जो कि कहीं ना कहीं मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से है और मुहाना कहाँ तक है, इन चीज़ों को हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी हमारे वीडियो में निरंतर बने रहेंगे, स्किप ना कीजिएगा और 2 से 3 बार आप वीडियो को देखिएगा तो नदी वाले सब जितने भी मेन पॉइंट्स है और आपको ऐसे पढ़िएगा कि आपको याद हो जाए। तो करना क्या है कि पढ़ना हमको ऐसे है कि सब कुछ यही याद हो जाए। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तो सबको आप सबों को मैप क्या होगा, मैपिंग ज्ञान जो होगा आपके अंदर आ जाएगी। और यदि आपके पास कोई मैप है और यदि आप एक एस्पिरेंट है तो आप अपने कमरे में एक वर्ल्ड का मैप और एक जो होगा कि इंडिया का मैप आप रखते हुए चलिएगा तो आप सबों को क्या होगा, कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। किसके लिए? कि मैपिंग ज्ञान पाने के लिए। ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं कि सिंधु नदी और सतलज नदी और जो है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र नदी, इनका उद्गम कहाँ से है और कहाँ कहाँ इसका जो है मुहाना है। इन सारी बातों को ध्यान देखिए। नदी कितने प्रकार के हो जाएंगे आपके, एक तो हिमालयन नदी हो जाएंगे और एक प्रायद्वीपीय नदी हो गए। हिमालयन नदी वो होता है जो हिमालय की से चोटी में बहती है। किधर से बहेगी? ये हो गई हमारी हिमालयन नदी। कौन सी नदी हो गई? ये हो गई हिमालयन नदी। ये कौन सी नदी हो गई? हिमालयन नदी। और प्रायद्वीपीय नदी क्या होता है? वैसी नदी जो 3 भाग जिसका हो जल से घिरा हुआ है और 1 भाग स्थल से, उसको हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीपीय। यानी कि हमारे जो भारत के ये वाले दक्षिण क्षेत्र हैं ये कहीं ना कहीं कौन से होंगे? प्रायद्वीपीय। तो नदी कितने प्रकार के होते हैं, नदी का श्रेणी कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। कौन कौन से? एक तो हो जाएंगे हिमालयन और एक जो होगा वो प्रायद्वीपीय। तो नदी कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। एक हिमालयन जो हमारे हिमालय श्रेणी से होकर के नदियां जो गुजरती है और एक प्रायद्वीपीय जो हमारे ये दक्षिण क्षेत्र, यानी कि ये हमारा बंगाल की खाड़ी हो गया, ये बंगाल की खाड़ी। और ये हमारा जो क्षेत्र हो गया वो कौन सा हो गया? अरब की खाड़ी, अरब सागर। मतलब ये भी जल से घिरा हुआ। ये दक्षिण वाले जो क्षेत्र हो गए वो किस में आ जाएंगे? वो हिंद महासागर के क्षेत्र में आ जाएंगे। कौन से क्षेत्र में? तो हिंद महासागर। यानी कि एक और, दूसरा और तीसरा और, जो कि तीनों और जो है कि पानी से ढका हुआ है। आप लोग मैप को ध्यान से देखते हुए चलिएगा तो आप यदि स्किप ना करते हैं तो आपको वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगी। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि एक और पानी जो कि अरब सागर से है, एक और पानी जो है कि हिंद महासागर से है और एक और जो पानी है वो बंगाल की खाड़ी है। तो तीनों क्षेत्र हमारा भारत जो है कि एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और द्वीप क्या होता है? जो चारों ओर पानी से ढका हुआ होता है, छोटे छोटे मात्रा में जो पानी से ढका हुआ होता है। और महाद्वीप तो आप जान भी करते हैं, अब तो जानता ही है। ठीक है। तो आप सबको ऐसे पढ़ना है कि यही याद हो जाए। ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि सिंधु नदी और झेलम नदी, नहीं सॉरी, सतलज नदी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से है? आप लोग यदि जानते हैं तो कमेंट बताइए। देखिए, मानसरोवर झील जो है एक प्रकार से वो कहाँ है? चीन में। चीन कहाँ? वो तिब्बत के क्षेत्र में जो है कि एक मानसरोवर झील है। वहीं से जो होगा कि कहाँ, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी और कौन सा नदी? झेलम, सतलज नदी। तीनों नदी का उद्गम है कहाँ से? यहाँ से देखेंगे मानसरोवर झील। ये कौन सा झील हो गया? ये हमारे जैसे चीन है। क्या है? मानसरोवर झील। और ये जो क्षेत्र है वो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कौन सा क्षेत्र बोलेंगे? ये जो क्या है? तिब्बत। कहाँ है? चीन में।
चीन में। तिब्बत कौन से क्षेत्र में है? तो चीन वाले क्षेत्र में है जो तिब्बत। तो कहीं ना कहीं जो है कि सिंधु झेलम और सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? मानसरोवर झील से है, जो कि चीन में है। तो यहाँ से हमारे दोस्त, यहाँ से जो होगा कि ये जो नदी है, आप लोग देखेंगे मैप को देखते हुए चलिएगा, तो ये जो क्षेत्र है और ये जो नदी बह रही है वो कहीं ना कहीं जो है कि ये सिंधु नदी है। कौन सा नदी? आप लोग देखेंगे इसी प्रकार से मैप में आपको दिखाया जाता है। ये कौन सा नदी हो गया आपका? सिंधु नदी। और ये आपका कौन सा नदी हो गया? ये हो गया सतलज नदी। सतलज नदी का भी जो है कि मुहाना जो है कि सिंधु नदी में ही है। और एक और नदी जो हमारा हो गया वो कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन से नदी आप लोग देखें? एक हो गया सिंधु नदी, इस नदी का नाम क्या है? सिंधु, यहां लिखते हैं सिंधु। ये हो गया आपका सतलज और ये हो गया ब्रह्मपुत्र। कौन से नदी हो गई? एक हो गया सिंधु नदी, एक सतलज नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। तो तीनों नदी का जो है कि उस उद्गम स्थल कहाँ से है? तिब्बत के मानसरोवर झील से है। ये तिब्बत कौन से क्षेत्र में पाए जाएंगे? कौन से देश में है? तो ये चीन देश में जो है कि तिब्बत क्षेत्र है, वहीं से जो है तीनों नदियों का जो है कि उद्गम स्थल है। कौन कौन से आप लोग देखते हुए? सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अब एक एक पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, एक एक नदी को हम लोग देखेंगे। और एक बात और है, इसमें हम लोग को गंगा नदी को भी थोड़ा देख लेना है। क्या करना है? गंगा नदी को भी हम लोग विस्तार से थोड़ा देख लेना है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर आने से पहले एक पॉइंट और है हमारा, सिंधु नदी, इस पर आएंगे सबसे पहले, तो आपको सब सारी चीजें समझ में आएगी। देखिए ये कौन सी नदी हो गई? सिंधु नदी। तो देखिए सिंधु नदी जब हुआ था, सिंधु नदी से पहले हम लोग सिंधु नदी में और 3-4 नदियां जो इसकी सहायक नदियां हैं उनको भी देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं किसको? ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, सिंधु, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु नदी, उसके बाद जो है कि एक झेलम नदी है, उसके बाद चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। रावी, ब्यास और सतलज, समझ गए आप लोग? तो कितने नदी हो गए आपका? एक तो झेलम, चिनाब और रावी, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये हो गया आपका सिंधु नदी। उसके बाद ये जो है कि यही उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, देखिए ये आपका हरियाणा तरफ से एक और नदी निकलते हुए जाएगा, इस नदी का नाम है झेलम। उसके बाद एक और है चिनाब। इन दोनों का संगम, सबका संगम जो है कि वो सिंधु नदी में है। झेलम के बाद चिनाब, उसके बाद रावी, चिनाब, ब्यास, रावी। देख लेते हैं क्या है? ब्यास, रावी, ये क्या हो गया? रावी। और ये जो है कि ब्यास। तो कितने नदी हो गए हमारे पास? वो झेलम, चिनाब, रावी। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सारी नदियां जो है कि सिंधु नदी में कहीं ना कहीं मिला हुआ है। इसका जो मुहाना है वो कहीं ना कहीं है कि सिंधु नदी में ही है। आप लोग समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये सारे सीक्वेंस में भी आपको एग्जाम में जल्दी देखने को मिल जाता है। आप लोग जैसे बीपीएससी के एग्जाम देते हैं या फिर कोई भी एग्जाम देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपको जो होगा कि ये आप सबों को वो सीक्वेंस में भी देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। तो देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा नदी हो गया? सिंधु नदी, उसके बाद झेलम नदी, उसके बाद चिनाब नदी, उसके बाद रावी नदी, उसके बाद ब्यास नदी। तो इन तीनों का नदी का जो उत्तराखंड के एरिया से या फिर जो हमारे क्षेत्र के हो जाएंगे वो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से इसका उद्गम स्थल है। कहीं ना कहीं क्या है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के क्षेत्र से इनका उद्गम स्थल है। तो ये देखिए एक बात जब हुई थी हमारे 1960 ईस्वी में, जब हमारे प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसके नेतृत्व में एक काम हुआ था। क्या काम हुआ था? उस काम को देखेंगे। देखिए 1960 में एक जो हुआ था कि 1960 में एक हुआ था, क्या हुआ था? गठबंधन हुआ था। किसके साथ? भारत और पाकिस्तान के साथ। कब हुआ था? हमारे आजादी के बाद, आजादी के पश्चात एक गठबंधन हुआ था, जिसमें बोला गया था, एक विश्व बैंक की अध्यक्षता में किया गया था कि देखिए सिंधु, झेलम, चिनाब और चिनाब, लिखेगा थोड़ी अच्छे से लिख लेते हैं।
सिंधु झेलम चिनाब। तो इसमें हुआ था क्या, एक अध्यक्षता हुआ था, तो इसमें हुआ था कि 80% जो पानी होगा इन तीनों नदियों का वो पाकिस्तान को मिलेगा। किसको मिलेगा? 80% इसकी जल जो है वो पाकिस्तान को जाएगी। यानी कि ये जो क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र हो गए? पाकिस्तान हो गए कि नहीं? इसको मिटा देते हैं थोड़ा। तो ये जो हो गया कौन सा? पाकिस्तान। क्या हो गए? ये पाकिस्तान क्षेत्र है। तो उस अध्यक्षता में, विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुआ था क्या कि झेलम, चिनाब और रावी नहीं, सॉरी, सिंधु, झेलम और चिनाब की जो पानी है, जल है, वो 80% पाकिस्तान को जाएगा और 20% जल इंडिया को मिलेगा। और 3 नदियां और जो थी हमारी, वो कौन कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज। तो और ये रावी, ब्यास और सतलज, ये तीनों नदियों का जो पानी है वो, इस तीनों नदियों का जो पानी है वो 80% जल जो होगा वो इंडिया को मिलेगा और 20% जल जो होगा वो पाकिस्तान को मिलेगा। तो कितना परसेंट जल हो गया? 80% इंडिया को और 20% किसको? पाकिस्तान को। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखते हुए चलना है। तो एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब, वही ना है? सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीनों का जो पानी 80% पाकिस्तान को मिलना था, 20% इंडिया को मिलना था। और नेक्स्ट 3 नदियां हमारे पास जो है रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदियों का जो पानी जो है कि वो इंडिया को 80% मिलना था और 20% पाकिस्तान को। तो देखिए सतलज नदी का जो है कि सॉरी, ब्यास नदी का जो मिलन है यानी कि संगम है वो किस नदी में है? तो वो सतलज नदी में है। ब्यास नदी का जो संगम है वो सतलज नदी में है। तो यहीं से एक और कैनाल क्या होता है दोस्तों? वो होता है, क्या होता है कैनाल? समझ, आप लोग बताएंगे। तो इससे एक कैनाल यानी कि नहर, इससे एक कैनाल निकला था, उस कैनाल का नाम था इंदिरा गांधी। इस कैनाल का निर्माण किया, इस कैनाल को बनाया। कैनाल क्या होता है कि नहर, यानी कि पानी की नदी, जैसे नदी में पानी होता है, उस पानी को क्या करता है ये काट करके, मतलब जमीन को खोदाई करके एक नहर के रूप में बना करके, जिस क्षेत्र में जल नहीं है उस क्षेत्र में जल पहुंचाता है। कौन? कैनाल। तो उसी को नहर भी बोल सकते हैं। तो एक नहर का निर्माण किया था। क्यों? क्योंकि थार वाले मरुस्थल में, राजस्थान क्षेत्र में इनको पानी तो है नहीं। तो इस क्षेत्र में क्या होता है, यही जो इंदिरा गांधी जी है उसी के कैनाल के द्वारा यहाँ राजस्थान को पानी मिलती थी। तो आप लोग समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? देखिए इंदिरा गांधी, और एक नदी और यहाँ से थी, उसको भी देखेंगे, लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से कहाँ तक, इसका उद्गम कहाँ से है, मुहाना कहाँ से, आपको बहुत बार सेट में देखने को मिल जाता है। आप यदि कोई भी एग्जाम देते हैं तो बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ये सवाल। देखिए सतलज, रावी और ब्यास, ये तीनों का नदी कितना हम इंडिया को मिलना था जल? 20% और 80% और 20% पाकिस्तान को। ये पॉइंट्स आप सबको याद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे, वो कौन सा होगा? सतलज तो हमारा हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र। अब आएगा मजा। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? मानसरोवर झील से है। तो मानसरोवर झील से जैसे ही है तो इसको जो है कि चीन में क्या बोला जाता है? सांपों का नदी। क्या बोला जाता है? सांपों का नदी। किसको? ब्रह्मपुत्र को। और ब्रह्मपुत्र जो है कि वो चीन से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए आपका बांग्लादेश में मिलता है। किससे मिलता है? तो गंगा नदी से मिलता है। किससे मिलता है? तो गंगा नदी से मिलता है। किससे मिलता है? तो गंगा नदी से मिलता है। आप लोग गंगा नदी को भी पढ़े थे, जो हमारे पिछले वीडियो को, गंगा नदी वाले वीडियो को नहीं पढ़े हैं वो उन वीडियो को भी पढ़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये गंगा नदी में मिले थे। गंगा नदी तो कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्र में मिला ही है। कहाँ मिला है उसको भी देखेंगे हम लोग। देखिए तो जैसे ही तिब्बत से जो ये नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका नाम जो चीन में पड़ता है उसको क्या बोलेंगे? सांपों का नदी इसको बोला जाता है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में ये क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश में इसका जैसे ही ये चला जाता है नदी, तो इसका नाम हो जाता है बिहांग। क्या होता है? बिहांग। बिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसका प्रभाव क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश में होता है तो इसको बिहांग बोला जाता है। और अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही थोड़ा असम में आता है तो इसकी जो चौड़ाई, इतनी चौड़ाई हो जाती है कि बीच में डेल्टा का निर्माण कर देता है। किसका नाम निर्माण कर देता है? द्वीप का निर्माण कर देता है।
तो आप देखेंगे जैसे ही इसका जो होगा कि वो असम में इसका जो धारा प्रवाहित होगा या इस नदी बहेगी, जैसे ही असम वाले क्षेत्र में जाएगी ये नदी, तो इसका इसका जो चौड़ाई है इतना चौड़ाई हो जाता है कि इसमें बीच में जो होता है कि वो द्वीप का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? तो द्वीप का निर्माण हो जाता है। असम में जैसे चौड़ाई इसका बढ़ गया इतना, ये असम वाले क्षेत्र है तो इसका जैसे चौड़ाई बढ़ गया तो इसमें एक द्वीप, द्वीप क्या होता है, जैसे आपका देखिए ये हो गया नदी, तो नदी ये जो प्रवाहित हो रहा है तो बीच बीच में चौड़ाई होने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ जो होगा कि खाली स्थान हो जाएगा, यानी कि मिट्टी वगैरह हो गया या फिर पत्थर हो गया बड़ा वाला, तो इसको बोलेंगे हम लोग द्वीप। क्या बोलेंगे? द्वीप। और ये हो गया छोटा द्वीप। तो इस द्वीप पर भी क्वेश्चन आपके सेट में देखने को मिलता है और बहुत बार पूछा भी गया है। हाल ही पीएससी में आप लोगों को पूछा गया कि बड़े द्वीप को क्या बोलते हैं असम में। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बने हैं द्वीप, उस बड़े द्वीप को क्या बोलते हैं? तो इसका नाम है माउली। क्या है? माउली। क्या है? माउली। और छोटे द्वीप का नाम क्या है? वो वो छोटे द्वीप का नाम है उमानंद। तो दो द्वीप हो गए। तो असम में जैसे इसका मिलन होता है तो यहाँ पर दो द्वीप का निर्माण करता है। कौन कौन से? एक तो माउली, एक उमानंद। उमानंद जो है एक छोटा द्वीप है और माउली क्या है? एक बड़ा द्वीप है। तो जैसे ही चौड़ाई आप लोगों को द्वीप में पहले पढ़ा दिया हूँ, जो हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखे उनको भी देखते हुए चलिएगा तो आपको प्रॉपर रूप से कॉन्सेप्ट के साथ आप सबको समझ में आएगा। समझ गए? तो आप जैसे विजुअली इस प्रकार से पढ़ते हैं तो आपको क्या कहीं ना कहीं क्या होता है, याद हो जाता है और रटने की कोई जरूरी नहीं है। क्या होता है कि रटने की कोई जरूरत नहीं होती है। देखिए ये हो गया कितना? क्या? उमानंद। ये क्या हो गया? माउली। अब ये समझ रहे ये कौन सी नदी है? वो गंगा नदी है। क्या है? गंगा नदी। तो गंगा नदी जैसे ही अपने देश से बांग्लादेश में जाती है कोलकाता होते हुए, तो कोलकाता में इसका नाम क्या हो जाता है? हुगली हो जाता है। क्या हो जाता है? हुगली हो जाता है। क्या नदी हो जाता है? नाम होता है हुगली। और कोलकाता और जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका नाम क्या हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में? बिहान। और जैसे ही हमारे बांग्लादेश में आते हैं, यानी कि बांग्लादेश देखिए इसको क्या बोला जाता है? इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी संज्ञा दी गई है इसका। तो ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो इसमें जब इसका नदी का प्रवाह होता है, भाव होती है, तो कहीं ना कहीं इसका नाम जो बदल जाता है, तो इसका नाम क्या होता है? जमुना। क्या होता है? जमुना। इस नदी का नाम क्या हो जाता है? जमुना। और जैसे ही गंगा आपके कहाँ जाती है? वो कहाँ जाती है? तो ये जो बांग्लादेश में गंगा जैसे ही गुजरती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? क्या होता है इसका नाम? इसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या होता है? पद्मा। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों, क्या बोला जाए कि आपको बांग्लादेश में जैसे ही गंगा नदी का भाव होती है, प्रवेश होती है, तो उसका नाम क्या हो जाता है? तो क्या होता है उसका नाम? उसका नाम हो जाता है पद्मा। क्या होता है? पद्मा। पद्मा इस नदी का नाम हो जाता है जैसे ही बांग्लादेश में ये गई हुगली होती हुई कलकत्ता, और उसके बाद यहाँ तक तो ये इसका बांग्लादेश, ये क्षेत्र कौन से क्षेत्र हो गए? बांग्लादेश। अब देखिए जब पद्मा और जमुना का मिलन होता है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। क्या होता है? मेघना। मेघुआ नहीं समझिएगा, ठीक है? मेघना। क्या होता है? मेघना। जैसे पद्मा और जमुना का मिलन होता है, देखिए पद्मा प्लस जमुना, पद्मा प्लस जमुना। जैसे ही पद्मा और जमुना का मिलन होता है तो इसका क्या हो जाता है? इसका अलग संज्ञा नाम दिया जाता है, उसका नाम होता है मेघना। क्या हो जाता है? मेघना। पद्मा और जमुना का संगम को हम लोग बोलते हैं मेघना। अब जैसे ही दोनों नदियां बहेगी तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक है अपने साथ कंकड़ पत्थर लाएगी ही लाएगी, मिट्टी लाएगी ही लाएगी। आप देखते हैं सामान्य नदियों में ही जैसे देखते हैं तो वो बालू का रेत लेकर चली जाती है। तो ये भी दोस्त नदी है, तो ये बड़ी नदी है तो बड़ी मात्रा में ये मिट्टी कंकड़ पत्थर लेकर के आएंगे। तो कहीं ना कहीं जहाँ उद्गम इसका मुहाना होगा वहां तो फेंक ही देंगे। अब जैसे ऊंचाई से जैसे कूदिएगा आप, किसी जल को प्रवाहित कीजिएगा, कहीं ना कहीं वो कंकड़ पत्थर एक बैग से ले जाता है, नीचे ले जाता है कि नहीं? उसी प्रकार से इसकी भी कंकड़ पत्थर मिट्टी, इसकी भी कंकड़ पत्थर मिट्टी जब रफ्तार से आती है तो एक डेल्टा का निर्माण करता है। कहाँ? डायरेक्ट जब ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है, इसका मिलन होता है, जब इसका संगम होता है तो कहीं ना कहीं एक डेल्टा का निर्माण करता है। वो डेल्टा क्या हो जाएगा?
यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करता है। बहुत बड़ा मात्रा में डेल्टा है। एक छोटे डेल्टा भी है जो कि कृष्ण नदी के उद्गम पर है, मतलब जो कि है मुहाना पर है, कृष्णा नदी के मुहाना पर है, उसको भी चलेंगे। प्रायद्वीपीय को अलग क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग हिमालयन नदी को अच्छे से देख लेना है हम लोगों को। देखिए इस डेल्टा को जब जब निर्माण करेगा, डेल्टा मतलब क्या, एक बैग से जब मिट्टी पत्थर लेकर के एक बड़े पहाड़ जैसा आकार दे दिया होता है, उसी को बोलते हैं डेल्टा। और इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। इसी को बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। इसी डेल्टा का नाम है, क्या है, सुंदरवन डेल्टा। आप लोग देखिए हम गिजमिज हो जाता है, क्या करें, छोटा बोर्ड है इस कारण से। तो आप लोग अपने कॉपी में साथ साथ कॉपी करते हुए चलिएगा। एक बार पढ़ लीजिए, जो सेकंड जो टाइम आएगा तो आप लोग कॉपी करते हुए चलिएगा, तो बेहतरीन रूप से आप सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सुंदरवन डेल्टा कब कब किसके मिलन से और कहाँ होती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में होते हैं दोस्त। किस किस के नदी के नाम मिलन से मेघना नदी का निर्माण होता है, तो एक हो गया हमारा पद्मा और एक जमुना। पद्मा नदी को हमारे देश में क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र। और गंगा नदी को हमारे देश में क्या बोला जाता है, वो गंगा। और बांग्लादेश में इसको बोला जाता है क्या, पद्मा। समझ गए आप लोग। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है, जमुना, और गंगा नदी को पद्मा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आएंगे। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा जो पॉइंट ये होगा इस नदी पर, देखिए एक और नदी जो बच गया है, कौन सा नदी, एक और लूनी नदी। देखिए लूनी नदी का नहीं कहीं इसका उद्गम जो है कि वो जो कहाँ से है, एक चोटी से है। उस चोटी का नाम क्या है थोड़ा भूल गए हैं, और लेकिन इसका मिलन जो है कि कच्छ में है। देखिए अरावली पर्वत, चोटी थी, सॉरी हाँ याद आ गया। अरावली पर्वत से इसका जो है कि श्रेणी से उद्गम है, और ये जो है कि कच्छ में चली जाती है, ना ही इसका कहीं मुहाना है। एक ऐसा भारत में एक ही ऐसा नदी है ये, इस पर बहुत क्वेश्चन बनता है। अरावली पर्वत से होकर के, पर्वत श्रेणी से होकर कच्छ में चली जाती है, ना ही इसका एक तो उद्गम तो है लेकिन इसका कोई मुहाना नहीं है, कोई मुहाना नहीं है, जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश में बहती है। तो लूनी नदी का जो है कि वो अरावली से पर्वत श्रेणी से निकलती है लेकिन कच्छ में चली जाती है लूनी नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से, अरावली पर्वत से, और ये कच्छ में चली जाती है, तो इसका मुहाना कहीं नहीं है। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में जो कि हमारे इस वीडियो में आप लोग जो है कि आप लोग वो हिमालयन नदी को आप लोग बेहतरीन रूप से समझे होंगे। यदि आप नहीं समझे तो दोबारा इस वीडियो को देखें तो आपको बेहतर रूप से समझ में आएगा दोबारा इस वीडियो को। और यदि आप सबों को रियली अच्छा लगा हो तो आप सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा वो कौन सा होगा, कौन सी नदी पर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, तो वो होगा प्रायद्वीपीय नदी। समझ गए आप लोग। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नदी पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।